तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए साइंस का, ठीक है, साइंस का VBI क्वेश्चन, ठीक है, 2020 से 2010 तक में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है आज उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मात्र एक वीडियो में आपको, ये पूरा वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2010 से 2020 तक में मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यदि जो लोग हमारा पैरामेडिकल का डेली लाइव क्लास यूट्यूब पर करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको डेली शाम में 8 बजे क्लासेस चलाई जाती है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। और PDF पाने के लिए डेली क्लास का आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सर्च करिए टोटल लर्निंग टेलीग्राम पे और ज्वाइन करिए PDF एंड क्यूज का। क्यूज भी वहाँ पे चलते रहता है टाइम टू टाइम। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय न गवाते हुए जल्दी से चलते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लेना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, पारा के थर्मामीटर से किस ताप तक नाप सकना संभव है। यानी कि नाप सकना संभव है हार्डली रूप से कितना तक होता है। ऑप्शन नंबर ए है 260 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 360 डिग्री सेल्सियस 340 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 500 डिग्री सेल्सियस। आंसर पता रहे तो कमेंट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने कितना तैयारी किया है, और साथ ही आपको ये भी सिलेबस भी पता लग जाएगा कि कैसा कैसा पैरामेडिकल में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 340 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग हार्डली से हार्डली इसको नाप सकते हैं। और लोएस्ट में बात करें, सबसे लोएस्ट तो 37 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज़्यादा लो हम लोग नहीं नाप सकते हैं। ये रहा आपका हाई और ये रहा लो, ठीक है। यदि हाई की बात करें तो 356 डिग्री तक सेल्सियस तक भी चल जाता है। 340 यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। यदि फ़ारेनहाइट की बात करिए तो डिग्री सेल्सियस में था, तो फ़ारेनहाइट में 35 डिग्री फ़ारेनहाइट और 637 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है। ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब जो पैरामेडिकल में पूछता है आपका एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा धातु है, ठीक है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर, ठीक है, क्या कहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है। हाँ जी, द्रव में हो जाता है। कौन सा ऐसा धातु है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए, तो पहले देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एराइज किया जाता है ना, सब इसी में से रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो धातु पूछ रहा है ना, तो धातु हमारा क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, धातु पूछे कमरे के ताप पर यदि द्रव में हो जाता है तो पारा हो जाएगा। यदि आपको अधातु पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आपको क्या हो जाएगा, अधातु, ठीक है। अधातु हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है, क्लोरीन की विरंजन किया, ठीक है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके कारण होती है। यहाँ पे क्रिया होना चाहिए था, किसके कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए है अपचयन के कारण, या ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजनीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीनेशन के कारण, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीकरण के कारण। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ से, अगर जो लोग 12th पास आउट हैं, यानी 12th को अच्छी तरीके से पढ़े, तो उनको पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन 12th से ही एराइज किया गया है। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्लोरीन की विरंजक क्रिया, ठीक है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके कारण होती है, तो वो होती है ऑक्सीडेशन के कारण, यानी कि ऑक्सीकरण के कारण। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। अब से याद रखिए, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके कारण होती है, तो ऑक्सीकरण के कारण होती है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपसे, क्या याद रखना है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है, ये वाला याद रखना है। और इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स का आ गया है। कहता है टेस्ला किसका मात्रक है। देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल में पूछा गया है।
तो कहता है ये आपका शायद 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग कहिए कि सर अरिहंत में 2018 में नहीं है, तो आप सभी को बता दूं अरिहंत का अलग है, यूनिक वाला अलग देता है, उपकार पब्लिकेशन अलग देता है। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ना वो 100% रियल है उपकार का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। टेस्ला किसका मात्रक है, तो वो है जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना इनका राइट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। इसी तरीके से आपको फ्लक्स का याद रखना है, इंडक्शन का याद रखना है, तो इंडक्शन का तो खैर होता नहीं है, आघूर्ण का भी याद रखना है। ये 3 टॉपिक में से याद रखना है आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कोई भी जी, किस प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। अब देखिए यहाँ पे कहता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होने के लिए कौन सा कलर होता है, किस प्रकाश के लिए। तो चलिए जी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल। ठीक है, लाल के लिए क्या होता है दोस्तों, फोकस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब कैसे अधिक होती है, तो 1/f यानी कि फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला यहाँ पे कहता है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो याद रखना ये भी फॉर्मूला को न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है लेंस के फोकस दूरी के लिए। ठीक है, त्रिज्या दे देगा तब। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, कहता है मानव में वक्षीय केशरुख होते हैं। वक्षीय केशरुख कितने होते हैं जी, ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 9। देखिए बायोलॉजी का 2018 का ही ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा आपको। तो चलिए देखते हैं आंसर जी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5 का। जो लोग बी बता रहे हैं ना 12 जो लोग बता रहे हैं उनका राइट है जी। ठीक है, कितना होता है, तो 12 होता है वक्षीय केशरुख। तो ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान भी पूछा गया, कोई भारी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख सकते हो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वास्तविक विलयन बनाने के लिए कणों का आकार किसके बराबर या बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 10 nm यानी कि नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 100 नैनोमीटर, और बी है 10 नैनोमीटर, सी है 5 नैनोमीटर और डी है 1 नैनोमीटर। तो चलिए जल्दी जल्दी से बताइए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सभी लोग लाइक और शेयर करते चलिए। लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -6, क्योंकि 9 ये तो 9 माइनस हो जाएगा और इंटू करिएगा प्लस तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा, एम यानी कि मीटर यहाँ पे होना चाहिए वास्तविक विलयन के लिए। चलिए जी अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी एक की प्रतिदिन जल की आवश्यकता न्यूनतम है। देखिए कौन सा ऐसा जानवर है जिसका प्रतिदिन जल की जो आवश्यकता होती है ना वो न्यूनतम ही रहती है। ऑप्शन नंबर ए सुअर के लिए, या बी कहता है मुर्गी के लिए, या सी कहता है गाय के लिए, या डी कहता है ऊंट के लिए। तो पता होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊंट के लिए। ऊंट के लिए प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है ना जल की वो न्यूनतम ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 लल्लन टॉप क्वेश्चन और मोस्ट बीवीआई इसको लगा लो। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए है O2। देखिए यहाँ पे पावर में मैंने लिख दिया, आप नीचे समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर सी है N2, ऑप्शन नंबर डी है CO2। तो चलिए जी इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बहुत ही आवश्यकता गैस है वो है ऑप्शन नंबर डी CO2। यदि कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिलता है तो वो अपना भोजन नहीं तैयार कर पाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमारा छोड़ता है पेड़ पौधा। और ये जो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होती है, आप सभी को पता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होती है।
हाँ जी, सभी लोग तो बोलेंगे कि सर पेड़ पौधा में, तो यहाँ पे ऑप्शन में यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा, कुछ अलग ढंग से रहेगा, तो आप लोग कैसे करोगे? तो यहाँ पे जो भी हरा चीज़ दिखेगा ना जीवित, उसमें जैसे हरे पेड़ पौधे में अगर सूखल रहेगा तो उसमें होगा, तो यहाँ पे आपको हरा जरूर लगाना है, ठीक है। स्वयं खाना बनाता है। हम लोग क्या है, हम लोग आश्रित हैं, हम लोग क्या पेड़ पौधे पे आश्रित हैं, क्योंकि पेड़ पौधा फल देगा तो हम लोग खाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किस माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम होगी? किस माध्यम में जी ध्वनि की गति न्यूनतम होगी? ऑप्शन नंबर ए है वायु, ऑप्शन नंबर बी है पारा, ऑप्शन नंबर सी समुद्री जल, ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल। तो चलिए जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर मिलाइएगा। देखिए किस माध्यम में ध्वनि की गति क्या होती है दोस्तों, न्यूनतम होती है, वो होती है वायु। वायु में एकदम क्या होता है, न्यूनतम होता है, याद रखना। और निर्वात में तो होबे नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि निर्वात में इसलिए नहीं होगा, निर्वात में आपको माध्यम नहीं मिल रहा और ध्वनि बिना माध्यम के चलबे नहीं करेगा। और सबसे अधिक कहेगा तब, सबसे अधिक कहेगा तब ठोस में, सॉलिड में कहिए, सॉलिड में जैसे लोहा, लोहा में सबसे अधिक होता है ध्वनि की चाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर ए ब्रिक में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर डी आंख में। तो चलिए आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि जो लूप ऑफ हेनले कहाँ पे होता है, तो वो ब्रिक में पाया जाता है, हम लोग के ब्रिक वाले स्थान पे पाया जाता है। तो याद रखना है जी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन जो कि सारा प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिल रहा होगा, कहता है 11 टोकोफेरॉल इस विटामिन का नाम है। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो चलिए मैं बता देता हूं कि ये कौन सा ईयर में पूछा गया है। तो ये आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है, ये आपके 2016 में पूछा गया पैरामेडिकल के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोकोफेरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई। विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन ई को। और जो इसका पहले का था ये लूप वाला, ये भी आपका 2016 में पूछा जा चुका है, और फिर उसके बाद उसके पहले वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2016 में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है गण धातु, ठीक है, यहाँ पे गम लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, गण धातु में यह लगभग 90% होता है। तो गण धातु में कौन सा तत्व 90% होता है? ऑप्शन नंबर ए है Cu, ऑप्शन नंबर बी है Sn, ऑप्शन नंबर सी है Fe, ऑप्शन नंबर डी है Ni। कॉपर, टीन, फेरस या निकेल? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर मिलाइएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। देखिए अब देखिए गण धातु में जो मिक्सचर होता है ना उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर और भी आ जाए तो उसको भी ध्यान रखना। अगर 10% वाला में से आ जाएगा तब कैसे करिएगा। देखिए 88% जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, कॉपर होता है, यानी कि तांबा होता है। और जो हमारा 10% होता है ये हमारा क्या होता है, टीन होता है, यानी कि Sn होता है। और जो हमारा 2% बचा ये हमारा क्या होता है, ये फेरस होता है, ठीक है, फेरस यानी कि लोहा। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 90% हम लोग लेट मान करके चल सकते हैं, लेट करके चल सकते हैं, ठीक है, कॉपर। तो याद रखना आपको, फेरस भी यदि पूछ दे तो 2%, यदि टीन पूछ दे तो 10%, वही अप्रॉक्सीमेट मारना है, 1-2 आगे पीछे रहेगा परसेंटेज का। कहता है मनुष्य में नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियों की संख्या होती है। मानव का जो नेत्र होता है उसके गोलक को घुमाने के लिए कौन सी पेशियों की संख्या कितनी होती है, कितनी पेशियां घुमाती है उसको? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो जो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, ये आपका 2015 में पूछा गया है, ठीक है। ये आपका कौन सा ईयर में पूछा गया है? तो ये आपका 2015 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 पेशियों का जरूरत पड़ता है हमारे नेत्र गोलक को घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका लगभग अप्रॉक्सीमेट 2015 में ही पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2015 का ही है। कहते हैं 1 मीटर बराबर होता है कितना एंगस्ट्रम के। ये मात्रक वाला क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का। ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर 10 के पावर 8 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर 6 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर 7 एंगस्ट्रम। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बता रहे हैं ना उनका राइट है जी, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 में पूछा गया 10 के पावर 10 एंगस्ट्रम। अब क्वेश्चन इसमें भी पूछ देगा कि 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होगा, 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोमीटर होगा। तो इस सब को ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर 2020 में पूछा हुआ था, बताइएगा 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर और कितना mm, इन दोनों बताइए, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए देख लीजिए, बता देते हैं। हाँ जी, 2.54 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, और यदि mm में बात करें तो 0.254 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 1 इंच बराबर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ था सेंटीमीटर वाला। आपको बुक में mm भी लिखा मिलेगा, लेकिन 2020 में जो पूछा गया था वो सेंटीमीटर से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पेट्रोलियम के मुख्य घटक हैं। चलिए, पेट्रोलियम के मुख्य घटक कौन से हैं जी? ये आपका 2014 का क्वेश्चन है। ये आपका 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है हाइड्रोकार्बन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोहाइड्रेट के, और ऑप्शन नंबर सी है वसा और तेल, ऑप्शन नंबर डी है आयनिक यौगिक। तो जल्दी से बताइए, क्योंकि 2014 में पूछा गया है। तो चलिए जी, यहाँ पे देख लेते इसका आंसर क्या हो जाएगा। पेट्रोलियम न है तो पेट्रोलियम का क्या होगा? हाइड्रोकार्बोनेट होगा। कार्बोनेट तो यहाँ पे पाया जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन के आधार पे भी आप सब लोग आसानी से पकड़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग को रक्त ग्रहण कर सकता है? यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला आदमी है जो किसी भी ब्लड ग्रुप का ले सकता है? बताइए। ओनली फॉर लेगा, देगा नहीं। तो यहाँ पे देखो वो हो जाएगा, यदि ए पॉजिटिव रहेगा तो भी उसको ले सकता है, बी पॉजिटिव रहेगा तो भी लेगा, ओ पॉजिटिव रहेगा तो भी लेगा, ए भी रहेगा तो भी लेगा, ए भी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी। ए बी वाला क्या होता है? इसको ग्रहण करने वाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप रहे ये ग्रहण कर लेगा और सेट भी कर जाएगा हमारे शरीर में। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कितना में जी? 2014 में, बता ही दिया था मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है डेसीबेल इसकी इकाई है। डेसीबेल किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन नंबर बी है एक्स किरण की विकिरण की, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि तीव्रता की, ऑप्शन नंबर डी विकिरण की ऊर्जा की। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका 2013 में पूछा गया है। ये आपका कब पूछा गया है? याद रखिए 2013 में। मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे लिख करके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर क्या सी बता रहे हैं ना, डेसिबल किसका इकाई है, तो वह है ध्वनि की तीव्रता का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि ये भी 2013 में पूछा ही गया है, उसी ईयर में। इस आरएनए की संरचना क्लोवर की पत्ती समान होती है। तो देखिए आरएनए और डीएनए से एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लो, उस टॉपिक को बढ़िया से कवर कर लो। ऑप्शन नंबर ए है आरएनए, ऑप्शन नंबर बी है HNRNA, ऑप्शन नंबर सी है mRNA, ऑप्शन नंबर डी है tRNA। टी यानी कि टेक्स्ट, एम यानी कि मैसेज। ठीक है,
तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो क्या कर रहा है, क्लोवर। क्लोवर पत्ती के समान होती है तो वो टी यानी कि टेक्स्ट आरएनए होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लड़ना तो निश्चिंत ही है भैया। कहता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के प्रति निम्नतम क्रियाशील है। ऐसा कौन सा धातु है जो जल के प्रति निम्नतम क्रियाशील है, यानी कि कम क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी स्कैंडियम, सी है जिसको कहते हैं सी। स्कैंडियम का तो सी डी हो जाएगा ना। तो चलिए देख लेते इसका आंसर क्या हो जाएगा। वो कम धातु जल के साथ कम प्रक्रिया करता है, वो है मैग्नीशियम यानी कि Mg। तो यहाँ पर से याद रखिएगा अब से, कम क्रियाशील कौन सा धातु है जी जल के साथ में, तो वो है मैग्नीशियम Mg। ठीक है, तो अब तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग 20 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में होता है। लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका 2012 का क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है जी। तो बताइए जल्दी से, 2012 का क्वेश्चन है, और जो ये पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी आपका 2012 का क्वेश्चन था। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। ठीक है, जो लाल शैवाल कोशिका भित्ति में जो होता है ना, वो क्या क्या होता है, वो कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है, पैप्टिक अम्ल पाया जाता है, और कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी पाया जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड आप लोग पढ़े होंगे, जब बहुलक पढ़ना था ना ट्वेल्थ में बहुलक, तो उसी में पढ़ना है मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोमर जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना था, बहुलक में ही कार्बोहाइड्रेट है, उसी को पढ़ना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन वीवीआई लगा होगा, तो इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और पार्ट 2 जरूर हम लोग लाएंगे हो सके तो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।